नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार कृष्ण पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चला था राजस्थान की शिक्षक भर्ती रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के पर्यावरण का पार्ट चला था परिवार। और साथियों परिवार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परिवार क्या होता है, परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है, परिवार की विशेषता क्या होती है और परिवार का जो विभाजन है वो क्या विभाजन कर रहे थे। और साथियों दो भाग है जो हम परिवार के ऑलरेडी है, दो क्लासें पढ़ चुके हैं और तीसरी क्लास है आज परिवार की हम पढ़ने वाले हैं। तो तीसरी क्लास में आज अपन परिवार से बाकी तथाकथित जो जानकारियां हैं वो बची हुई हम प्राप्त करेंगे। तो साथियों आज की जानकारियां पढ़ने से पहले आपसे मैं कहता हूं कि आपने अगर भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए और फिर आप इस क्लास को देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चीज को समझने में कोई भी प्रकार की परेशानियां न आए। तो साथियों आज जो हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा परिवार का विभाजन। और साथियों परिवार का विभाजन है वो हमने भाग नंबर 2 में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं परिवार का सत्ता के आधार पे परिवार का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं निवास के आधार पे परिवार का वर्गीकरण और हम पढ़ चुके हैं वंश के आधार पे और विवाह के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। और आज साथियों जो आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में आज के हम पढ़ने वाले हैं परिवार का सत्ता, परिवार का जो संख्या के आधार पे या आकार के आधार पे है जो वर्गीकरण है वो पढ़ने वाले हैं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। और साथियों आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। अब साथियों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। साथियों हमारा जो टॉपिक चला था वो परिवार को लेकर के चला था, जो कि राजस्थान की रिट लेवल भर्ती फर्स्ट को लेकर के। और पर्यावरण पार्ट का जो टॉपिक है परिवार, जिसका विभाजन हम कर रहे थे परिवार का। और परिवार का विभाजन हमने 4 विभाजन है परिवार के ऑलरेडी है, जो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। और साथियों अब पढ़ने वाले हैं हम जो परिवार का विभाजन संख्या या आकार के आधार पे, संख्या या आकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो साथियों आज का हमारा ये टॉपिक है परिवार का वर्गीकरण, जिसमें पढ़ेंगे परिवार का क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में बात करें तो परिवार का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं संख्या व आकार के आधार पे। तो साथियों संख्या व आकार के आधार पे परिवार का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला आता है साथियों परिवार में संख्या के आधार पे बात करें या आकार के आधार पे करें तो उसका नाम आता है एकल परिवार। एकल परिवार। और दूसरे नाम आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। और तीसरा बात आती है जिसे कहते हैं विस्तृत परिवार, या इसको बोल सकते हो आप विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार। अब साथियों अब इन तीनों परिवार संख्या के आधार पे कितने प्रकार के परिवार हो गए? 3 प्रकार के, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत या विस्तारित परिवार हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसको एक को बड़ी आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए इनको एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकल परिवार के बारे में। संख्या के आधार पे हमारा बात चल रही है, परिवार का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो साथियों पढ़ने वाले हैं हम एकल परिवार को। एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है, इसको क्या अर्थ होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कितने भागों में इसको है जो बांटा गया है, ये पढ़ने वाले हैं। तो साथियों एकल परिवार होता है, पहले तो हम बात करें कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसको साथियों अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली के नाम से है जो जाना जाता है, ठीक है। और हिंदी में इसकी बात करें तो इसको केंद्रीय परिवार भी कहते हैं और इसको जो है नाभिकीय परिवार भी कहा जाता है और इसको औद्योगिक परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों एकल परिवार होता क्या है इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो एकल परिवार की परिभाषा क्या होती है? एकल परिवार कहते हैं ऐसे परिवार जिसमें माता पिता
वह उसके अविवाहित बच्चे, वह उसके अविवाहित आश्रित बच्चे शामिल हो उसे हम एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार किसे कहते हैं? ऐसे परिवार जिसमें माता पिता व उसके अविवाहित बच्चे, साथियों ध्यान देना, अविवाहित बच्चों की बात कर रहा हूं, अविवाहित बच्चे, आश्रित बच्चे होते हैं, वो शामिल होते हैं एकल परिवार के अंदर। और साथियों एकल परिवार होता है ये परिवार की ये सबसे छोटा, परिवार का है जो सबसे छोटा आकार होता है। जितने हम परिवार पढ़े थे, यानी 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा कर रहे हैं हम, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और हम विस्तृत परिवार पढ़ने वाले हैं। इन सभी परिवारों में ये सबसे छोटा परिवार होता है। तो इस परिवार का जो आकार होता है बच्चों, साथियों कितना होता है? परिवार का आकार छोटा होता है। कैसा परिवार होता है? आकार में छोटा होता है। यानी इस एकल परिवार होते हैं उसका आकार छोटा होता है। यानी छोटा आकार होने के कारण साथियों इसमें जो माता पिता होते हैं वो अपने जो बच्चे होते हैं उस पर अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और ध्यान केंद्रित करने पर उसमें जो है उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जा सकती है, उसको अच्छी तरीके से हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। एकल परिवारों की ये, छोटे परिवार की ये विशेषता होती है। ठीक है, दूसरी बात करें कि इसमें एक और फायदा होता है। इसमें क्या है कि आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि आर्थिक परेशानियों का सामना इसमें नहीं करना पड़ता है कि कम, मतलब क्या होता है कि कम लागत की वस्तुएं, कम आय होने पर भी हम किसी चीज की जरूरतमंद चीज को खरीदना चाहते हैं तो हम इस परिवार में रहते हुए आसानी से खरीद सकते हैं। क्योंकि हमारा इसमें क्या है कि आर्थिक परेशानियां नहीं होती है, हमारी आय होती है वो भी कम, जो आर्थिक खर्चे होते हैं वो भी परिवार में कम होते हैं एकल परिवार में। और दूसरी बात करें कि ऐसे परिवारों में क्या होता है कि बच्चों में, साथियों ऐसे परिवारों में बच्चों में आत्मविश्वास यानी आत्मनिर्भरता तथा निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं ना उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो अकेले निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता की भावना है जो विकसित हो जाती है। क्योंकि साथियों ऐसे परिवार में बच्चे क्या होते हैं? अकेले रहते हैं। ऐसे परिवारों में यानी एकल परिवारों में बच्चे अकेले रहते हैं। बच्चे अकेले रहते हैं। ऐसे परिवारों में साथियों क्या होता है कि बच्चे अकेले रहते हैं। अकेले बच्चे होने के कारण क्या है कि वो अपने माता पिता के, है ना, यहाँ पे उसकी एक खामी नजर आ रही है साथियों। अकेले बच्चे होंगे तो यानी एकांकीपन की भावना देखने को मिलेगी एकल परिवारों में सबसे ज्यादा, और एकांकीपन की भावना देखने को मिलती है साथियों एक तो एकल परिवारों में। और दूसरी बात ये है कि एकल परिवारों में क्या होता है कि बच्चे तो अपने माता पिता से छोड़ करके किसी पारिवारिक जो संबंधी होते हैं उससे, है ना, ज्यादा उससे मतलब ज्यादा नहीं जान पाते हैं, पारिवारिक संबंधों के बारे में पहचान नहीं रखते हैं, यानी उसको जान नहीं पड़ते हैं, उसके प्रति उसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं। दूसरी साथियों बात ये है, जो ये एकल परिवार होते हैं इसमें, है ना, जो बच्चे को एक दादा दादी का जो स्नेह है, जो दादा दादी का जो प्यार होता है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। और साथियों इस परिवार, ऐसे परिवार होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता की बात करूं तो एक प्रमुख विशेषता यही है कि ये इसे औद्योगिक परिवार कहते हैं। औद्योगिक परिवार किसे कहते हैं? इसको औद्योगिक परिवार कहते हैं। इसे औद्योगिक परिवार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक परिवार कहते हैं।
क्योंकि साथियों क्या होता है कि औद्योगिक परिवार क्या होता है कि छोटे परिवार होते हैं, जो कि क्या है कि गाँव में जो संयुक्त परिवार होते हैं ना, वो मतलब आर्थिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक तंगी के कारण क्या है कि शहरों की तरफ चले जाते हैं, नगरों की तरफ चले जाते हैं, उद्योगों के क्षेत्रों में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और अपनी जो फैमिली होती है वो साथ लेकर के शहरों में चले जाते हैं, बड़े बड़े महानगरों में चले जाते हैं जहां पर उद्योग धंधे होते हैं। तो साथियों क्या होता है कि औद्योगिकरण मतलब जो औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, जिसके साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो एकल परिवार है जो भी बढ़ रहे हैं, तो एकल परिवार बढ़ने का कारण कोई पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में पूछे एकल परिवार बढ़ने का कारण क्या है, तो औद्योगिकरण होते हैं। एक तो साथियों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि ही एकल परिवारों में प्रमुख वृद्धि है साथियों। इसी के कारण है जो एकल परिवार है वो बढ़ रहे हैं साथियों। अब एक बात और आती है, एक और विशेषता होती है एकल परिवार की, वो आपको और बताता हूं। एकल परिवार की विशेषता है, इसमें क्या है कि एकांकीपन की भावना पाई जाती है। बच्चों में क्या है, एकांकीपन की भावना पाई जाती है। एकांकीपन की भावना पाए जाने का मतलब ये है साथियों कि इसमें क्या होगा कि माता पिता दो ही होते हैं, तो क्या है कि बच्चे को तो सही टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो बच्चे क्या कि घर पे अकेले रहते हैं, और अकेले होने के कारण उसके मन में है जो एकांकीपन की भावना है जो घर कर जाती है, जिससे क्या है कि उसका जो बात करें तो उसका जो पूर्ण स्वस्थ रूप से शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, यानी एकल परिवार में बच्चों का क्या है कि पूर्ण स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास है, पूर्ण स्वस्थ रूप से शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, पूर्ण व शारीरिक रूप से मानसिक विकास नहीं हो सकता है ना। क्यों, कारण क्या है कि बच्चे अकेले होते हैं, उसके कोई खेलने वाला उसके साथ होता नहीं है, वो हमेशा घर पे क्या होते हैं, अकेले रहते हैं। तो इसके कारण है कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है कि उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाता है। संयुक्त परिवारों में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं साथियों, बड़े बाबा के बच्चे होते हैं, चाचा के बच्चे होते हैं, आसपास के भी बच्चे आ जाते हैं, है ना। गाँव में, ग्रामीण इलाके में ऐसा सिस्टम होता है ना। शहरों में क्या है कि ज्यादातर एकल परिवार ही देखने को मिलते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, ज्वाइंट फैमिली में साथियों ऐसा नहीं होता है, वो तो सब साथ ही खेलते रहते हैं, तो उसमें शारीरिक विकास और उसमें जो मानसिक विकास है वो अच्छा होता है। और साथियों जो एकल परिवार की ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें एकांकीपन की भावना पाई जाती है, पूर्ण स्वास्थ्य तो शारीरिक मानसिक विकास है जो बच्चों का नहीं हो पाता है। एक साथियों और इसमें एक और खास खामी पाई जाती है, वो देखना, वो होता है कि इसमें बच्चे हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, इसमें बच्चे जल्दी परिपक्वता आती है, बच्चों में क्या जल्दी परिपक्वता आती है। जल्दी क्या होती है, परिपक्वता आती है। परिपक्वता आने का मतलब ये है साथियों कि बच्चों में जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी मतलब आप समझ गए होंगे कि मैच्योरिटी मतलब बच्चे क्या होते हैं कि संयुक्त परिवार में क्या होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको दादा दादी के हाथों में रहते हैं और उनके हाथों में खेलते रहते हैं, है ना। तो क्या है कि वो नीचे छोड़ते नहीं है ना, तो चलना नहीं सीख पाते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं जो वो सही तरीके से बैठना भी नहीं, क्योंकि वो गोद में रहते हैं ज्यादा, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। बल्कि जो एकल परिवार में होते हैं वो अपने माता पिता उसके बिजी रहते हैं काम में, वैसे भी तो बिजी रहने की वजह से क्या है कि बच्चे स्वयं बैठना शुरू कर देते हैं, स्वयं चलना शुरू कर देते हैं, यानी उसमें परिपक्वता है ना वो जल्दी आ जाती है, यानी मैच्योरिटी होती है वो जल्दी आ जाती है साथियों। तो ये भी एक तरीके से इसमें बातें हैं, जो खास बातें जो देखने को मिलती है। अब साथियों ये तो हो गया एकल परिवार। एकल परिवार की परिभाषा क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी, इसकी खामियां जो हमने है जो इस तरीके से जान चुके हैं। तो एकल परिवार के बारे में अब बात बच्चे की, एकल परिवार होते कितने प्रकार के, एकल परिवार के रूप कितने होते हैं, एकल परिवार के स्वरूप कितने होते हैं, इस बात को हमें भी जानकारी होनी चाहिए। तो अब पढ़ने वाले एकल परिवार के स्वरूप, यानी एकल परिवार के रूप कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो साथियों एकल परिवार के रूप की बात करूं तो एकल परिवार के जो रूप या स्वरूप या आकार या प्रकार पूछे तो ये होते हैं 4 प्रकार का होता है साथियों। कौन कौन से होते हैं इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जरा गौर फरमाना साथियों। पहला हम बात करूं जिसको कहा जाता है मूल एकल परिवार, जिसको क्या कहा जाता है, मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार।
और दूसरा साथियों मैं बात करूं तो वो आता है अनुपूरित एकल परिवार। और साथियों तीसरी अगर मैं बात करूं परिवार की तो उसमें शामिल होता है उपमूल एकल परिवार। उपमूल एकल परिवार। अगर मैं चौथी बात करूं साथियों तो उसमें चौथे में शामिल होता है अनुपूरित मूल एकल परिवार। साथियों ये जो प्रकार हैं परिवार के जो स्वरूप है ये थोड़े से ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मैं एक एक को बताने जा रहा हूं साथियों कि मूल एकल परिवार क्या होते हैं। देखो मूल एकल परिवार क्या होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं जिसमें पति और पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ या बिना बच्चों सहित या बिना बच्चों के, यानी ऐसे परिवार जिसमें पति और पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हो या बिना बच्चों के रहते हो पति और पत्नी, उसे हम क्या कहते हैं, मूल एकल परिवार कहते हैं साथियों। दूसरी आती है अनुपूरित एकल परिवार। ऐसे परिवार जिसमें तलाक, जिसमें देखो विधवा या विधुर या बोल सकते हो आप तलाकशुदा या अविवाहित संबंधी लोग शामिल होते हैं। लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं ऐसे परिवारों में। वो कौन से परिवार होते हैं, अनुपूरित एकल परिवार होते हैं जिसमें विधवा, अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा और जो अविवाहित संबंधी लोग शामिल होते हैं उसे हम अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। अब बात आती है मूल एकल परिवार कौन से होते हैं। तो मूल एकल परिवारों में क्या होता है साथियों कि इसमें जो विधवा माता या विधुर पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, या साथियों अपने बात करें तो अपने तलाकशुदा या अपने सगे भाई बहनों के साथ रहते हो। इसका साथियों यहाँ पे जो सगे भाई बहन है ये भी क्या होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए, अविवाहित, और क्या होने चाहिए, या फिर तलाकशुदा होना चाहिए, या फिर साथियों इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकते हो कि ये विधवा होनी चाहिए या फिर विधुर होना चाहिए। ये भी क्या है कि किसी भी प्रकार का इसके पीछे भी कोई लाग लगवाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आती है अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित मूल एकल परिवार ये किसे कहते हैं, अनुपूरित मूल एकल परिवार उसे कहते हैं ऐसे परिवार साथियों, ऐसे परिवार, इस परिवार की परिभाषा लिख रहा हूं साथियों, जरा गौर फरमाना कि ऐसे परिवार जिसमें विधवा माता या विधवा पत्नी या विधवा माता अपने अविवाहित बच्चों के साथ विधवा सास के साथ रहती हो, सास के साथ रहती हो, ऐसे परिवार होते हैं साथियों, वो कहलाते हैं अनुपूरित
मूल एकल परिवार। अब साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि मूल एकल परिवार किसे कहते हैं। तो मूल एकल एकल परिवार कहते हैं साथियों पति और पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, या फिर अविवाहित बच्चों के अलावा उसके बच्चे न भी हो, या पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, तो वो कौन से परिवार होते हैं, वो साथियों होते हैं मूल एकल परिवार। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आती है कि अनुपूरित एकल परिवार किसे कहते हैं। अनुपूरित एकल परिवार का मतलब होता है कि ऐसे परिवार है जिसमें क्या होता है कि विधवा, विधुर, अविवाहित, तलाकशुदा या जो संबंधी लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। यानी पति पत्नी होती है या माता पिता होते हैं, वो विधवा या विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित सगे संबंधियों के साथ या लोगों के साथ है जो रहते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। दूसरी बात आती है कि उपमूल एकल परिवार। उपमूल एकल परिवार का साथियों अर्थ यही होता है कि विधवा माता या विधुर पिता है ना अपने अविवाहित बच्चों के साथ। साथियों यहाँ पे विधवा तो वो होता है, विधवा वो होती है जिसका पति नहीं हो, जिसकी शादी हो चुकी हो, जिसका पति का जो आकस्मिक निधन हो जाता है, उसको हम विधवा कहते हैं साथियों। यानी छोटी उम्र में है जिसका पति है जो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो विधवा हो जाती है, उसे हम विधवा कहते हैं। और विधुर साथियों की शादी होने के बाद अगर कोई व्यक्ति की पत्नी है जो आकस्मिक निधन के कारण या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जिसको विधुर कहते हैं साथियों। तो क्या होता है कि विधवा माता या विधुर पिता अपने, यानी विधवा माता जिसका मतलब जिस लड़कों के पिता नहीं है उसकी माता क्या होती है, विधवा माता होती है। और जिस बच्चों के मतलब माता नहीं है ना, और उस बच्चों के पिता है तो उसके पिता क्या होते हैं, विधुर पिता होते हैं। यानी विधवा माता या विधवा पिता अपने अविवाहित क्या होते हैं, अपने अविवाहित बच्चों के साथ या फिर अपने जो सगे भाई बहन होते हैं उनके साथ रहते हैं। और ये सगे भाई बहन है ना साथियों, ये भी क्या होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए, या फिर तलाकशुदा होना चाहिए, या फिर साथियों विधवा होनी चाहिए या विधुर होनी चाहिए। तलाकशुदा का मतलब ये होता है जो तलाक ले लेते हैं, जो बीच में जो शादी है, जो कारणवश या किसी कारण से शादी टूट जाती है या किसी कारण से तलाक दे देते हैं, उसे हम तलाकशुदा कहते हैं। इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते हो साथियों। दूसरी बात आती है कि अनुपूरित मूल एकल परिवार क्या होता है। अनुपूरित मूल एकल परिवार साथियों वो होता है ऐसे परिवार जिसमें क्या होता है, देखो ऐसे परिवार होते हैं जिसमें मतलब आप समझ गए हो कि विधवा माता होती है जो अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी जो विधवा सास होती है उसके साथ रहती है ना, तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, अनुपूरित मूल एकल परिवार कहते हैं। अब साथियों एकल परिवार है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एकल परिवार की परिभाषा क्या थी, एकल परिवार क्या होते हैं, और एकल परिवार की क्या खामियां थी, और एकल परिवार के क्या फायदे थे, और एकल परिवार के क्या रूप और क्या स्वरूप है। मैंने इन चीजों को अच्छी तरीके से यहाँ पे बता दिया होगा और आप इस चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और साथियों मुझे इस चीज की आशा है कि आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, आपकी मनोयोग शक्ति बहुत अच्छी है, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है ऐसे प्रश्न। तो साथियों इसको जरा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में जब बैठे हो और ऐसे प्रश्न यहाँ से पढ़ करके आपके गलत होते हैं, तो साथियों इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें कोई नहीं होगी। और साथियों यहाँ पे आप है जो लगातार देखते रहिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानने को मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ से सीख सकते हो। तो साथियों अगली बात हम करते हैं, हमारा एकल परिवार हो गया। अब अपन ने पढ़ेंगे संख्या या आकार के आधार पे परिवार का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो वो करेंगे। दूसरा नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन कौन सा, हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। क्या होता है संयुक्त परिवार। साथियों संयुक्त परिवार होते हैं ना, उसको अंग्रेजी में आपको पता है जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक परिभाषा नहीं आएगी तब तक हमें कोई चीज का पता मालूम नहीं होता है। तो हमें इसकी परिभाषा, और मैं आपको सामने इसकी डेफिनेशन है वो डिफाइन कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो साथियों क्या होते हैं संयुक्त परिवार की सही परिभाषा क्या होती है। ऐसे परिवार, देखो ऐसे परिवार जिसमें माता पिता व उसके अविवाहित
विवाहित बेटे, अविवाहित बच्चे तथा विवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे, अविवाहित और विवाहित बच्चे और विवाहित बच्चों की पत्नियां और उसकी पत्नियां और उसकी पत्नियां, पत्नियां और विवाहित बच्चों के पत्नियां और उसके विवाहित बच्चों के अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे। और साथियों इसमें दादा दादी, चाचा चाची और मैं बात करूं तो उसमें बुआ फूफा भी आते हैं साथियों, बुआ जी और फूफा। आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि शामिल होते हैं। कौन कौन से आते हैं ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवार की सही परिभाषा क्या है साथियों? ऐसे परिवार जिसमें माता पिता व उसके अविवाहित बच्चे और उसके विवाहित बच्चे और उसकी पत्नियां और उसके अविवाहित बच्चे और उसके दादा दादी, आप चाचा चाची और बुआ और फूफो आदि जैसे परिवार में शामिल होते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली कहते हैं। और ऐसे परिवार साथियों साथ रहते हैं हमेशा। इसमें लोग क्या होते हैं? साथ रहते हैं। इसमें लोग साथ रहते हैं यानी जो एक रक्त संबंधी सूत्र में बंधे रहते हैं और रक्त संबंधी सूत्र में बंधे रहते हुए एक छत के नीचे ही रहते हैं। ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार कहलाते हैं। अब साथियों संयुक्त परिवार की परिभाषा है, ये तो हो गई परिभाषा। अब कई अलग अलग समाजशास्त्री सोशोलॉजिस्ट के बारे में अलग अलग ने अपनी अपनी परिभाषा, किसी ने कथन कहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। तो साथियों अब अपन चल रहे हैं उसकी तरफ। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोशोलॉजिस्ट हुए हैं जिसका नाम है साथियों आईपी देसाई। आईपी देसाई नाम है। क्या नाम है साथियों? आईपी देसाई। उसने ये कहा है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा बताइए, फॉर्मूला दिया संयुक्त परिवार का। उसने ये कहा कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवार, संयुक्त परिवार वे होते हैं, उसने कहा संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें तीन से अधिक पीढ़ियां शामिल हो। ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट किसने दिया साथियों? ये दिया था आईपी देसाई ने। आईपी देसाई कहते हैं कि संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां शामिल हो। 3 या 3 पीढ़ियां से अधिक पीढ़ियों का यहाँ पे तात्पर्य ये है साथियों कि उसमें दादा आएगा एक, तो ठीक है, और उससे पिताजी शामिल होगा और उसमें क्या होगा? एक बेटा यानी पुत्र शामिल होगा। इन तीनों से मिलकर के क्या होती है? पीढ़ियां बनी होती हैं। ये 3 पीढ़ियां हो गई साथियों, दादा पिता और पुत्र, यानी 3 पीढ़ियों से मिलकर के क्या बनता है? एक संयुक्त परिवार बनता है। साथियों आईपी देसाई थे, ये एक क्या थे? एक सोशोलॉजिस्ट थे, एक समाजशास्त्री थे साथियों। और उन्होंने, ये कहाँ के रहने वाले थे साथियों? गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुआ करते थे आईपी देसाई। साथियों आईपी देसाई का पूरा नाम भी अगर आपके मन में कहीं ये प्रश्न उठता है कि भाई इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम साथियों था ईश्वरचंद प्रगति जी देसाई। क्या नाम था इसका पूरा? ईश्वरचंद प्रगति जी देसाई। ये कहाँ के थे? गुजरात के समाजशास्त्री हुआ करते थे, जिन्होंने परिवार के बारे में ये एक सूत्र दिया साथियों। उसने कहा संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां क्या होती हैं? शामिल होती हैं। अब साथियों एक और मैं स्टेटमेंट की चर्चा कर रहा हूं, वो है साथियों, उसने ये कहा
एक कथन है वो आप देख के बताना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा आपने पढ़ा होगा या पहले, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो इसका जरा उत्तर देना मेरे को। ये बात है, भारत में परिवार का अर्थ है, भारत में परिवार का अर्थ है, भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है, परिवार है। ये किसने कहा, किसने कहा साथियों, किसने कहा आप बताओ सरा। यानी भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, ये किसने कहा था, ये कथन किसका, ये स्टेटमेंट किसने दिया था साथियों। तो साथियों ये स्टेटमेंट दिया था के.एम. कपाड़िया ने, के.एम. कपाड़िया ने। आपको शायद याद होगा साथियों, आपने पढ़ा होगा, के.एम. कपाड़िया ने ये जो स्टेटमेंट, ये कथन कहा था। और साथियों दूसरा मैं आपके सामने एक और प्रश्न लिख रहा हूं जिसका आंसर देना कि भारत में संयुक्त परिवार आदि परंपरा है, आदि परंपरा है। संयुक्त परिवार आदि पता नहीं, यह कथन है, यह कथन किसका है साथियों, जरा बताना ये कथन किसका है कि भारत में संयुक्त परिवार है वो एक आदि परंपरा, ये कथन किसका है। आई थिंक साथियों आपको इसका प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको आता होगा। इसका उत्तर होगा साथियों मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक साथियों समाजशास्त्री हुए थे, सोशोलॉजिस्ट हुए थे, जिन्होंने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार है जो आदि परंपरा है। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए साथियों। ऐसे प्रश्न हैं जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको जो है, इस चीज के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो अब साथियों प्रश्न आता है कि ऐसे संयुक्त परिवार होते हैं उसका जो मुखिया कौन होता है ना। संयुक्त परिवार का जो मुखिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त परिवार के मुखिया, तो संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है। तो साथियों संयुक्त परिवार के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं परिवार का ज्येष्ठ पुरुष होता है। ज्येष्ठ यानी बड़ा, आयु में जो बड़ा हुआ जिसको बोल सकते हैं वरिष्ठ पुरुष या वरिष्ठ व्यक्ति होता है, वही क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है। यानी संयुक्त परिवारों में परिवार का जो मुखिया होता है वो ज्येष्ठ पुरुष, यानी परिवार में आयु में जो सबसे बड़ा होता है ना परिवार में, वही उस परिवार का ज्येष्ठ जो मुखिया होगा साथियों। उस परिवार का ज्येष्ठ पुरुष क्या होता है, मुखिया होता है, जो कि पूरे परिवार की देखभाल करता है, पूरे परिवार को जो संभालता है, उसका काम ये होता है। ठीक है, उस पे पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है साथियों, उससे हम परिवार का क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। और जिस संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो ज्येष्ठ या वरिष्ठ पुरुष होता है परिवार का, चाहे उसमें दादा है तो दादाजी है, जो संयुक्त परिवार के जो मुखिया होते हैं, संयुक्त परिवार के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, या संयुक्त परिवार के मुखिया होते हैं, जो कि परिवार में आयु में सबसे बड़े होते हैं। अब साथियों ये समझ में आ गया होगा आपको। और ऐसे जो संयुक्त परिवार होते हैं साथियों, ऐसे परिवारों में क्या होता है कि बच्चे अत्यधिक संस्कारवान होते हैं, बच्चे अत्यधिक अधिकांश नहीं अत्यधिक संस्कारवान होते हैं, संस्कारवान होते हैं। आपको बताइए साथियों कि संयुक्त परिवार में होते हैं वो दादा दादी की प्रेरणादायक कहानियां हैं जो बच्चों को सुनने मिलती है, और बड़े छोटे में जो भेद होता है, बड़े छोटों में किस प्रकार इज्जत करनी चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं जो संयुक्त परिवार में सिखाने को, क्योंकि दादा दादी जी आपस में बैठे होते हैं, वो बच्चों को हमेशा अच्छा बोलना, अच्छा रहना में सिखाते हैं। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अत्यधिक संस्कारवान हो जाते हैं संयुक्त परिवारों में। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ साथियों, संयुक्त परिवारों में क्या होता है, संयुक्त परिवार में बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि सहयोगी होते हैं, सहयोग अत्यधिक करते हैं बच्चे। ठीक है, दूसरी बात ये जो संयुक्त परिवार होते हैं साथियों, ये कृषि आधारित परिवार होते हैं, कृषि आधारित परिवार होते हैं। यानी ये जो संयुक्त परिवार अधिकांशतः भारत के अंदर गांवों में देखने को मिलते हैं, कृषि आधारित परिवार होते हैं। यानी पूरा परिवार होता है वो क्या किस पे निर्भर करता है,
खेती पे यानी कृषि पे निर्भर करता है। और खेती पे निर्भर करने का कारण ये है कि ऐसे परिवारों में संख्या भी ज्यादा क्यों होती है कि खेती के कारण, इसका एक मुख्य कारण आएंगे साथियों हम जब इसके पढ़ेंगे कारण क्या है बढ़ने के। तो कृषि क्या है कि कृषि में आदमियों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ना। तो श्रम, मानवता श्रम के लिए आदमियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे परिवारों में है जो संख्या भी पुरुषों की है, तो जनसंख्या के लिए भी ये परिवार वैसे देखें तो वैसे सही नहीं है। लेकिन गाँव में क्या होता है कि संयुक्त परिवार ज्यादातर देखने मिलते हैं जो कि खेती पर निर्भर होते हैं, बड़े बड़े परिवार होते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों इस परिवार की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। संयुक्त परिवार की क्या पढ़ेंगे आप, विशेषताएं। विशेषताएं साथियों, संयुक्त परिवार की विशेषता बता दूं आपको। पहली विशेषता इसमें सहभोजिता होती है, भाजिता, सहभोजिता पाई जाती है। और दूसरी विशेषता इसमें यह होती है कि स्थायी निवास इसमें पाया जाता है, ठीक है। तीसरी इसमें पाई जाती है संपत्ति में सहभागिता, संपत्ति में सहभागिता, सबकी सहभागिता होती है। और चौथी विशेषता साथियों आपके सामने लिख रहा हूं, पुष्ट गहनता इसमें देखने को मिलती है, गहनता इसमें देखने को मिलती है। और पांचवी यहां पे लिख देता हूं, इसमें भावनात्मक संबंध पाया जाता है, संबंध। और साथियों इसमें एक होती है अनौपचारिक, अनौपचारिक संबंध इसमें परिवार में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और साथियों एक और विशेषता इसमें संस्कारवान, संस्कारवान बच्चे व सहयोगी होते हैं। और इसमें एक और विशेषता देखने को मिलती है साथियों, परंपरावादी व धर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, प्रधानता। और एक साथी और मिलती है इसमें सामाजिक सहिष्णुता, ये सामाजिक अनुशासन लिख दो यहां पे, आपको याद रहे अनुशासन। एक साथियों इसमें नेतृत्व की भावना बहुत ज्यादा पाई जाती है, नेतृत्व की भावना भी देखने को मिलती है संयुक्त परिवार में। तो मेन जो मुख्य परिभाषा जो है वो यहां तक कि 7-8 आप याद कर लेना, बहुत रहेंगी इसमें। तो सहभोजिता का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि भाई सहभोजिता क्या होती है। देखो साथियों सहभोजिता ये संयुक्त परिवार की एक विशेषता है। सहभोजिता का मतलब है कि सभी साथ बैठ करके भोजन करते हैं, यानी संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं उनका भोजन एक साथ बनता है सभी का, और साथ एक ही रसोई में बनता है और सभी का एक साथ भोजन बनता है साथियों। और एक साथ एक ही सगड़ा लिए डाइनिंग टेबल है, सगड़ा एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सभी एक साथ एक प्रकार का भोजन करते हैं, है ना। ये आपको समझ गए होंगे कि सहभोजिता क्या होती है, यानी भोजन है जो साथ बैठ के करते हैं, एक ही चूल्हे पे सबका भोजन है जो तैयार होता है। दूसरी आती है स्थायी निवास, यानी सबका स्थायी निवास होता है, यानी सभी एक रक्त संबंधी सूत्र में बंधे होते हैं परिवार के सभी सदस्य और सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं साथियों। उसका एक स्थायी निवास होता है, एक घर होता है, बड़ा सारा घर होता है जिसमें सभी सदस्य रहते हैं। गाँव में आप जानते हो, आप ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हो, मुझे लगता है कि आप इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ हो। और साथियों ऐसे इस प्रकार के टॉपिकों को अगर आपको याद करना है तो आप अपने व्यवहार से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे टॉपिकों को आप अगर आत्मसात कर लेते हो तो कभी भी जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो दूसरी बात कर रहा हूं साथियों, तीसरी विशेषता इसकी दूसरी होगी स्थायी निवास। तीसरी विशेषता है संपत्ति से सहभागिता। संपत्ति में सहभागिता यानी संपत्ति में क्या होता है कि सबका बराबर अधिकार होता है ना, सबका बराबर अधिकार होता है, सबको मतलब बराबर अधिकार दिया जाता है संपत्ति में। यानी घर में अगर मान लो संयुक्त परिवारों में क्या होता है, आपके हो गया या हमारे होगा, सबके होता है संयुक्त परिवार, तो हमारे क्या होता है कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि घर में अगर कोई फल फ्रूट या किसी प्रकार का कोई भी व्यंजन या मिठाई वगैरह लाया जाता है तो सबको बांट करके एक समान रूप से जो हमारी दादी होती है वो देती है। और साथ ही वैसे ही आपके परिवार में होता होगा, है ना। तो इस प्रकार की जो यानी संपत्ति में, यानी संपत्ति मान लो या किसी चीज में मान लो, सब में बराबर अधिकार होता है इस प्रकार ऐसे परिवार में सदस्यों का।
तो ये हो गया। अब बात करती है पुस्त गहनता। पुस्त गहनता का क्या तात्पर्य है? पुस्त गहनता है साथियों, पुस्त गहनता का तात्पर्य ये है कि 3 पीढ़ियां इसमें शामिल होती है। 3 पीढ़ियों का मतलब इसमें दादा आएगा एक तो, और दूसरा उसका पिता आएगा, और पुत्र। यानी इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? दादा और पिता और पुत्र, यानी 3 लोग हैं जो इसमें, 3 पीढ़ियां हैं जो शामिल होते हैं। एक पीढ़ी ये हो गई, 2 पीढ़ी ये हो गई, 3 पीढ़ी ये हो गई साथियों। यानी पुस्त गहनता का है जो यहाँ पे है इस परिवार में, संयुक्त परिवार की एक मुख्य विशेषता, एक प्रमुख विशेषता है जो देखने को मिलती है। आप समझ गए होंगे साथियों। एक साथियों भावनात्मक संबंध देखने को मिलता है इस संयुक्त परिवारों में। क्या है कि भावनात्मक संबंध देखने को मिलता है। भावनात्मक संबंध आप समझ गए होंगे कि आपस में सभी लोग एक भावनात्मक संबंध के साथ जुड़े होते हैं। परिवार की मैंने विशेषताएं पढ़ाई थी साथियों, इसमें भावनात्मक संबंध को अच्छी तरीके से मैंने डिफाइन किया था। अनौपचारिक संबंध क्या होते हैं इसको भी अच्छी तरीके से बताया था मैंने। आप जरूर भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 को आप जरूर देखें साथियों। अगर भाग नंबर 3 को देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से है जो परिवार की हर स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करते जाओगे, आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही आसान है साथियों इस टॉपिक को आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो। दूसरी बात आती है कि अनौपचारिकता। अनौपचारिक का मतलब परिवार में जैसे संयुक्त परिवार होता है उसमें दिखावे की भावना नहीं होती है। सभी लोग तन मन और धन के साथ साथ खड़े रहते हैं। यानी कोई भी साथी परिवार का अगर किसी कारण से उसमें कोई मतलब कोई कुछ हो जाए तो सभी परिवार के साथ ही साथ खड़े हो जाते हैं, सभी उसके हेल्प में लग जाते हैं, है ना साथियों। ये आप देखने को आप देख सकते हो, इससे अच्छी तरीके से जाते हो। और साथियों संस्कारवान बच्चे होते हैं। ऐसे परिवारों में संस्कारवान बच्चे तो होंगे क्योंकि दादा दादी की प्रेरणादायी कहानियां सुनने को मिलती है और दादा दादी की जो सीखें हैं वो सुनने को मिलती है, कहानियां सुनने को मिलती हैं, तो बच्चे तो अपने आप ही संस्कार होंगे। और जो एकल परिवार होते हैं उसमें दादा दादी का स्नेह तो बच्चे को मिलता ही नहीं है। और उसके जो माता पिता होते हैं वो तो दिन भर काम करते रहते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि साथियों अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं बच्चों में कई प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां उसमें पनप और उसमें घर कर जाती है। यानी एकांकीपन की भावना ही ऐसी होती है साथियों, आप समझ सकते हो इस चीज को। और सहयोगी होते हैं। और साथियों जो संयुक्त परिवार के सभी साथी होते हैं, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। चाहे वो खेतों में आप देख सकते हो कि अपने गाँव में अपने घरों पे या जब कोई खेत करते हैं, खेत में काम करते हैं तो सभी साथी साथ मिलकर के परिवार के सदस्य मिलकर के काम को है जो शुरू करते हैं, सभी काम को साथ साथ मिलकर के करते हैं। तो इसमें सहयोग की भावना भी देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि परंपरावादी धर्म की प्रधानता होती है। यानी शाम को क्या है कि दादा और दादी आपस में क्या है कि माला जपते हैं। कभी कभी पूजा पाठ का भी कार्यक्रम है जो घर पे आयोजित होता है, जिसमें दादा दादी मम्मी पापा सभी एक साथ बैठ करके क्या है कि पूजा में बैठते हैं और सभी भगवान की पूजा करते हैं। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, यानी धर्म के प्रति और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति बहुत ज्यादा इसमें जो भावना है जो इस प्रकार के संयुक्त परिवारों में ज्यादा देखने को मिलती है। और साथियों आपको पता है आपके घर पे वो बूढ़े दादा दादी होते हैं, वो हमेशा राम राम करते रहते हैं, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे परिवारों में, है ना। दूसरी इसमें सामाजिक अनुशासन, यानी उसमें बच्चों को सामाजिक अनुशासन सुनाया जाता है कि किस प्रकार बोलना है, बड़ों के साथ किस प्रकार बातें करनी है, किस प्रकार उससे बिहेव करना है, किस प्रकार से उसके साथ रहना है। ये तमाम बातें हैं जो हमें परिवार से, संयुक्त परिवार से सीखने को मिलती है। और एकल परिवार में साथियों वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं तो सीखने को तो दूर बात होती है ना। और तीसरी में नेतृत्व की भावना होती है। नेतृत्व की भावना मतलब कि मतलब परिवार का जो सदस्य होता है वो नेतृत्व करता है परिवार का, अच्छी तरीके से किसी चीज का नेतृत्व करना सीख जाता है। अब दादाजी से फिर पिताजी को जब मिलता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो वो उसी प्रकार संभालता है क्योंकि उसी प्रकार नेतृत्व करता है जिस प्रकार उसके पिताजी करते थे, न्याय करते थे। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि बहुत ही आसान चीजें, इसको आप याद रख सकते हो आसानी से। और साथियों ये जो लगभग इसमें 5-7 इसको आराम से याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। और एग्जाम में कभी भी किसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि भी निम्नलिखित में संयुक्त परिवार की विशेषता है, तो इसमें से आप आराम से है जो बता सकते हो। अब साथियों हम बात करते हैं आगे, क्योंकि हम संयुक्त परिवार की परिभाषा पढ़ चुके हैं, संयुक्त परिवार की विशेषता पढ़ चुके हैं, संयुक्त परिवार कहते किसे हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और कथन भी है जो इसके जो तथाकथित कथन है वो भी हम जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे कथनों की भी चर्चा कर चुके हैं। अब साथियों हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे की हमारी जो अग्रसर आगे का जो हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार की, उसमें हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार के स्वरूप, यानी संयुक्त परिवार के रूप, संयुक्त परिवार के स्वरूप, या आप बोल सकते हो रूप बोल सकते हो, या साथियों प्रकार, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है वो।
ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि संयुक्त परिवार के कितने रूप हैं, संयुक्त परिवार के कितने स्वरूप हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो संयुक्त परिवार के साथियों अगर बात करूं तो इसके 6 कितने 6 रूप हैं। आप समझ गए होंगे संयुक्त परिवार के कितने रूप हैं, 6 छको 6 कितने रूप हैं, 6 और वो कौन कौन से आप गौर से सुनना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव यहाँ पे मामला होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना साथियों। तो पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए पहला आता है वंश परंपरागत परंपरागत वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। साथियों क्या होता है कि आपको एक बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं ना वो कभी कभी बोर्ड पे क्या है कि लिखने में क्या होता है कि गलती हो जाती है, और वैसे क्या होता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है साथियों। बोर्ड में क्या है कि हिंदी संबंधी अशुद्धियां देखने को आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, और एक अध्यापक की साथियों यही एक प्रभावशाली एक विशेषता होती है कि अगर वो गलती कर रहा है शिक्षण के दौरान, यानी शिक्षण करवाते दौरान, तो एक प्रभावशाली शिक्षण नहीं होता। लेकिन साथियों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेरे से क्या है कि बोलते वक्त है ना, जो लिखते वक्त जो भाषा संबंधी अशुद्धियां यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो भाषा संबंधी जो अशुद्धियां जो मिल रही है साथियों उसको थोड़ा सा इग्नोर करना आप इस चीज को। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या है कि कई शब्द होते हैं ऐसे होते हैं जो दिमाग में तो चलते रहते हैं कि ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखते हैं ना तो उसमें पता नहीं चलता हम उसकी आगे की तरफ है, क्योंकि समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, समय का अपना अपना एक सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों एक सीमित समय में हमें सब कुछ पढ़ना होता है, वरना एक क्लास को पढ़ाएं, पर्यावरण टॉपिक है तो लगभग 4 घंटे का टॉपिक हो जाता है, तो हमने इसको 3-4 क्लासों में पढ़ रहे हैं साथियों, है ना। तो इस प्रकार के समय की सीमाएं होती हैं जिसमें जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, तो आप वो शब्द संबंधी या अशुद्धि संबंधी आप इस चीज को ज्यादा दिमाग पे नहीं लीजिएगा, और इस चीज को ध्यान रखिए कि मैं जो मुख से बोल रहा हूँ वही शब्द क्या एकदम सही शब्द बोल रहा हूँ साथियों, आप उसकी तरफ ध्यान देना, ठीक है। और आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर लो साथियों, मैं बहुत ही आसानी से बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, आसानी से नोट उसके तैयार कर सकते हो साथियों। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार होता है, एक होता है अनुपूरित वंश परंपरागत परिवार, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। और दूसरा तीसरा साथियों होता है इसमें शाखीय संयुक्त परिवार, और चौथा इसमें साथियों होता है अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। और साथियों पांचवा होता है इसमें वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। और साथियों छठा इसमें होता है, वो होता है साथियों अनुपूरित साथियों शायद आपको दिख रहा होगा, अनुपूरित वंश परंपरागत, आवाज से समझ लो, परंपरागत शाखीय परिवार, शाखीय संयुक्त परिवार। अब साथियों इनको समझेंगे ये क्या क्या होते हैं, इसके बारे में ध्यान से देखो साथियों, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देख लेना, कभी नहीं भूल पाओगे। वैसे ये ऐसा मामला ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जो कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाएगा आपके मस्तिष्क में, थोड़ा सा देख लेना इसको कैसे पढ़ना है। देखो वंश परंपरागत संयुक्त परिवार होते हैं, ये कौन सी इसमें कौन शामिल होते हैं, तो साथियों ऐसे परिवार होते हैं इसमें दो युगल शामिल होते हैं, ऐसे परिवार में 2 युगल शामिल होते हैं, 2 युगल शामिल, यानी युगल का मतलब 2 जोड़े शामिल होते हैं, यानी माता पिता हो गए, जैसे माता पिता और उसका विवाहित बच्चे। तो साथियों
वंश परंपरागत परिवार होता है उसमें युगल, 2 युगल शामिल होते हैं, ठीक है। और एस परिवार में अनुपूरित वंश परंपरागत परिवार यानी संयुक्त परिवार कौन से होते हैं, तो अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, तो वो परिवार होते हैं साथियों ऐसे परिवार यानी ऐसे परिवार जैसे माता पिता के साथ अविवाहित विधुर, विधवा या तलाकशुदा संबंधी शामिल होते हैं। समझ गए होंगे साथियों कौन से होते हैं अनुपूरित वंश परंपरागत परिवार। और शाक्य संयुक्त परिवार, ये साथियों इसमें 2 या 2 से अधिक युगल शामिल होते हैं जो कि सहोदर संबंध से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सहोदर संबंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, सहोदर संबंध से। ये भी बताऊंगा साथियों, आपको बताऊंगा फिर कौन से संबंध, सहोदर संबंध होते हैं उसमें। और एक होता है अनुपूरित सांख्य संयुक्त परिवार। अनुपूरित सांख्य संयुक्त परिवार होता है जिसमें ऐसे परिवार जिसमें क्या होता है, जिसमें पिता का विधुर, पिता का अविवाहित यानी ऐसे परिवार जिसमें माता पिता के साथ, ऐसा लिखो, पिता और माता के साथ, पिता और ऐसे परिवार जिसमें पिता और माता के साथ अविवाहित और तलाकशुदा और विधवा विधुर सहोदर शामिल हो। और साथियों बात आती है कि वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार कौन से होते हैं। तो साथियों इधर मैं लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार कौन से होते हैं। वो देखो, वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार होते हैं वे परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक युगल शामिल हो और उसके अविवाहित बच्चे भी शामिल हो। समझ गए होंगे साथियों, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आप मेरी भाषा से, आप आवाज से पहचान लेना मैं क्या बोल रहा हूं। और साथियों एक होता है अनुपूरित वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार। तो ऐसे परिवार में ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे साथियों, ऐसे परिवार जिसमें, ध्यान देना साथियों, ऐसे परिवार जिसमें वंश परंपरागत परिवार सांख्य संयुक्त परिवार तो शामिल होता ही है, जिसमें वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार के साथ साथियों एक तो पिता का विधुर भाई या साथियों पिता का भतीजा शामिल हो। अब साथियों आप समझ गए होंगे कि परिभाषाओं को
कि इसमें मैंने क्या क्या बोला है। देखो साथियों, अब इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, आपको समझाता हूं। देखो, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार क्या होता है? ऐसे परिवार जिसमें दो युगल, दो जोड़े शामिल होते हैं, है ना। कौन कौन होंगे जिसमें दो जोड़े शामिल होंगे? जैसे माता पिता होता है, और उस जो माता पिता वो अपने विवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो माता होती है वो अपनी विवाहित बेटी के साथ भी रहती है। किसके साथ रहती है? विवाहित बेटी के साथ भी रहती है, विवाहित बेटी के साथ भी रहती है। यानी इसमें क्या होता है कि माता पिता होते हैं ना, दो युगल हो गए, एक तो माता पिता हो गया और उसका या तो उसके बेटा है जो उसका विवाहित है उसके साथ रह रहे हो माता पिता, या फिर क्या होता है कि माता है जो कभी कभी अपनी बेटी के साथ भी, विवाहित बेटी के साथ भी रहती है। तो ऐसे परिवार को कहते हैं वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। अब दूसरी बात आती है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। तो साथियों, अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें क्या होता है कि माता पिता अपने हैं जो क्या होते हैं कि माता पिता होते हैं जो अपने जो माता पिता के साथ क्या होता है कि अविवाहित या विधुर या विधवा पिताजी से संबंध रखने वाले वो होते हैं। और पुत्र वधु, इसमें पुत्र वधु के पुत्र वधु के साथियों, पुत्र वधु के भाई या बहन शामिल होते हैं, बहन। और भाई या बहन ये भी साथियों क्या होते हैं? जो अविवाहित होते हैं या फिर विधवा होते हैं या फिर विधुर होते हैं या फिर तलाकशुदा होंगे साथियों, ये शामिल होते हैं। इस चीज को आप गौर से समझना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। फिर आपको बता रहा हूं, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार क्या होते हैं? इसमें दो युगल शामिल होते हैं और जो कि अपने माता पिता, यानी माता पिता अपने विवाहित बेटों के साथ रहते हैं, या कभी कभी माता है जो अपनी विवाहित बेटी होती है उसके साथ भी रहती है। दूसरी बात इसमें आती है कि संयुक्त वंश परंपरागत परिवार क्या, यानी अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार क्या होता है? तो साथियों इसमें होता है कि माता पिता के साथ जो माता पिता होते हैं वो अपने विवाहित मतलब बेटों के साथ रहते हैं, और उसमें पिता के जो क्या होते हैं कि पिता के जो कोई विधुर भाई है वो उसमें शामिल होता है। पुत्र वधु है ना, उसकी जो भाई बहन होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन वो भी क्या होने चाहिए? विवाहित होने चाहिए या विधुर होने चाहिए, या क्या होने चाहिए? तलाकशुदा होना चाहिए या विधवा होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दो चीजें आपको क्लियर होगी तो अच्छी बात है। अब तीसरी चीज समझते हैं, शाक्य संयुक्त परिवार। शाक्य संयुक्त परिवार क्या होते हैं? इसमें दो या दो से अधिक युगल शामिल होते हैं, यानी दो या दो से अधिक जोड़ा शामिल होगा, जो कि आपस में क्या, सहोदर। यहाँ पे साथियों सहोदर एक शब्द है, सहोदर शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे सगा भाई। सगा भाई मतलब एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई होता है, उसको क्या कहते हैं? सगा भाई कहते हैं। ठीक है, सगा भाई किसे कहते हैं? एक ही गर्भ से उत्पन्न, या जिसको क्या कहते हैं? सहोदर। तो सहोदर संबंध होते हैं आपस में, यानी एक भाई रह रहा है, उसकी पत्नी रह रही है, फिर उसके साथ दूसरा भाई और उसकी पत्नी रह रहे हैं और उसके बच्चे रह रहे हैं। वो कौन सा संबंध, वो कौन सा परिवार होगा? वो शाक्य संयुक्त परिवार होगा साथियों। अब बात कर रहा हूं मैं अनुपूरित शाक्य संयुक्त परिवार। अनुपूरित शाक्य संयुक्त परिवार होता है, उसमें साथियों ऐसे परिवारों के साथ उसका विधुर, उसके संबंधी रहेंगे, उसके या तो माता, यानी ऐसे परिवार में यानी माता है जो, यानी पिता या माता यानी विधुर पिता है वो अपने इस संतान के साथ रहेगा, यानी जो सहोदर संबंध रखने वाले भाई हैं उसके साथ रहेगा, या फिर उसकी जो विधवा माँ है वो उसके साथ रहने वाली है। तो साथियों आप इस चीज से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यानी सहोदर भाई बहन होते हैं जो आपस में, जो भाई भाई होते हैं वो आपस में रहते हैं, उसके या तो विधुर पिता होगा उसके शामिल, या फिर उसकी विधवा माँ शामिल होगी। दोनों साथियों शामिल नहीं होंगे, किसमें? अनुपूरित शाक्य संयुक्त परिवार में। ये सही डेफिनेशन है साथियों, मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको फिर से इन दोनों की परिभाषा बता रहा हूं, आप कभी गलत मत कर देना। शाक्य संयुक्त परिवार क्या होते हैं? ऐसे परिवार जिसमें दो या दो से अधिक युगल शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक जोड़े शामिल होते हैं। कौन कौन से? जो आपस में क्या रखते हैं? सहोदर संबंध रखते हैं। सहोदर संबंध का मतलब है यानी सगा भाई रखते हैं, यानी भाई और उसकी पत्नी, फिर उसका दूसरा भाई और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। वो कौन सा परिवार होता है? शाक्य संयुक्त परिवार होता है। और साथियों फिर होता है अनुपूरित शाक्य संयुक्त परिवार। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दो सहोदर भाई होते हैं, उसके जो शाक्य संयुक्त परिवार होते हैं उसमें दो सहोदर भाई होते हैं, जो भाई और उसकी पत्नी, और फिर दूसरा भाई और उसकी पत्नी रह रहे हैं। उसके साथ या तो उसकी विधवा माँ रहेगी या फिर उसका विधवा पिता होता है वो रहेगा। दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि विधवा फिर कैसे कहलाएंगे? अगर दोनों जीवित है तो विधवा नहीं कहलाएंगे। या तो उसकी विधवा माँ मतलब मृत्यु हो गई है तो उसका विधुर पिता उसके साथ रहेगा, या फिर उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो इसका विधवा माँ है वो उसके साथ शामिल होगी। ये भी मुझे साथियों पूरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है साथियों, आप जरा गौर से समझ लेना इस चीज को, बहुत ही आसान है। आप ये बात आपको बता देता हूँ, एक बार समझ में आ गया तो
फिर होता है वंश परंपरागत शाक्य संयुक्त परिवार। वंश परंपरागत शाक्य संयुक्त परिवार की परिभाषा में इसमें 3 या 3 से अधिक युगल शामिल हो उसको हम क्या कहते हैं 3 या 2 ऐसे परिवार जिसमें 3 से अधिक युगल शामिल हो, जो कि क्या है कि शामिल होते हैं 3 या 3 से अधिक मतलब युगल जोड़ा शामिल होगा, बिना पंखे के विवाहित जोड़ा शामिल होगा, जोड़ा हमेशा विवाहित ही है वो शामिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे वंश परंपरागत शाक्य संयुक्त परिवार। और ऐसे परिवार होते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक यानी एक माता पिता होते हैं वो अपने 2 विवाहित पुत्रों के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? 2 विवाहित, यानी 2 विवाहित पुत्र हो गए, यानी उसकी पत्नियां हो गई और उस माता पिता 3 जोड़े हो गए ना साथियों, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं पुत्र, 3 भी हो सकते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ गए हुए, ठीक है। अब आता है अनुपूरित वंश शाक्य परंपरागत, इसमें उसी प्रकार होता है, यानी उसके माता पिता और उसके 2 जो है वो पुत्र है, विवाहित पुत्र, वो शामिल हो सकते हैं। यानी मैं देखो गौर से सुनो इसकी परिभाषा, ये शाक्य वंश परंपरागत शाक्य संयुक्त परिवार तो इसमें शामिल होगा। इसमें अनुपूरित लगा दो, अनुपूरित लगा तो याद करने का तरीका ये कि विवाहित या तलाकशुदा शामिल होंगे, विधवा विधुर शामिल होंगे। तो इसमें लगा दो, देखो कि इसमें क्या होता है कि इसमें 3 युगल शामिल होते हैं। 3 युगल का मतलब माता पिता और उसके 2 विवाहित बेटे, ठीक है। तो 2 तो जोड़ा वह हो गया और एक माता पिता, 3 जोड़े हो गए, 3 जोड़े साथ रह रहे हैं। अब उसके साथ उसका पिता का जो है ना, या तो उसका पिता का जो विधवा भाई रहेगा साथ में, सॉरी विदुर भाई रहेगा, या फिर उसके पिता की विधवा जो भाभी होती है वो रहेगी साथ में, ठीक है। या फिर उसके पिता के मतलब भतीजा होता है ना, जो अविवाहित होते हैं या भांजे होते हैं, है ना, वो उसके साथ है, वो शामिल रहते हैं। इस प्रकार के परिवारों को क्या कहते हैं अनुपूरित वंश परंपरागत परिवार, वंश शाक्य परिवार कहते हैं। फिर सुन लो साथियों इसकी परिभाषा कि ऐसे परिवार जिसमें 3 युगल शामिल यानी माता पिता, ठीक है, और उसके 2 बेटे, विवाहित बेटे शामिल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया वंश परंपरागत शाक्य संयुक्त परिवार हो गया। दूसरी आती है अनुपूरित वंश परंपरागत शाक्य संयुक्त परिवार, तो इसमें 3 जोड़ा यानी 3 जोड़ा माता पिता और उसके 2 विवाहित बेटे और उसके 2 मतलब उसके जो पिता की जो विधवा भाई या बहन है वो शामिल होंगे। भाभी शामिल नहीं होगी, मेरे गलती से पहले निकल गया, भाई और बहन है जो शामिल होंगे साथियों, और उसके जो अविवाहित भतीजे होते हैं पिता के, वो उसमें शामिल होते हैं। आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैंने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया है। अगर साथियों आपको फिर भी मेरे बोलने में कहीं किसी भी प्रकार की है जो उतार चढ़ाव आपको समझ में नहीं आया है, तो आप ऐसा करना, लक्ष्य की बुक आती है जो कि अंकुल जैन की जो आती है ना, जयपुर पब्लिकेशन से लक्ष्य की गाइड आती है पूरी, है ना, रिट के लिए तैयारी के लिए फर्स्ट लेवल की, वो बुक ले लेना। उसमें ये परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की हुई मिलेगी, आप उससे पढ़ लेना। हाँ ठीक, आप समझ गए होंगे कि मेरा काम है केवल आपको इस चीज को समझाना और आप अच्छी तरीके से इसको याद करने। तो याद करने का तरीका भी थोड़ा सा क्या है कि ये परिवार ऊंचे नीचे लिखे हुए हैं, कोई सा परिवार कहीं जा रहा है, कोई सा कहीं जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा क्रम वाइज लिख लेना। आपको याद करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, किसी प्रकार आप उसके हिसाब से भी याद कर सकते हो। तो साथियों ये हो गई संयुक्त परिवार के स्वरूप। बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या कि उसमें क्या है कि कोई पता नहीं चलता है यार कौन सा कहाँ है क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा अपने मेंटली आप अपने जोर देकर के थोड़ा सा याद रखना, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे साथियों। और साथियों मैं आपसे कहता हूं कि आप है जो इस चीज को पढ़ते रहिए और वीडियो को है तो देखते रहिए साथियों। लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। मैं साथियों आपके लिए पर्यावरण की जितनी भी रिट लेवल की जितनी भी क्लासें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक हैं जो करवाने वाला हूं। और साथियों अगर आपको पूरे पर्यावरण के टॉपिक देखने हैं तो आप जो चैनल को खोलिए और चैनल के अंदर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी पर्यावरण पार्ट रीट लेवल फर्स्ट, उसको खोलिए। इसमें आपको तमाम टॉपिक हैं वो सभी के सभी विद्यमान हैं जो मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार का पढ़ चुके, अब पढ़ते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है, यानी टूटने के कारण क्या है वो पढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या पढ़ रहे हैं साथियों। संयुक्त परिवार के टूटने या बिछड़ने के यानी कम होने का कारण क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त परिवार का सबसे पहला कारण साथियों एक है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। दूसरा है शिक्षित होना। शिक्षित होना। तीसरा कारण साथियों आपको देखने को मिलेगा जीवन में
उच्च महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षाएं, नाम आप देख लेना, महत्वाकांक्षा ही नाम है साथियों ये, ठीक है। और शहरीकरण, शहरीकरण में वृद्धि, शहरीकरण या नगरीकरण में वृद्धि मान लो आप, नगरीकरण में या औद्योगिकरण में वृद्धि भी एक कारण है इसका, औद्योगिकरण वृद्धि, वृद्धि। और साथियों पांचवा कारण मान लो आप इसका, पांचवा कारण मान लो आप पारिवारिक, भौगोलिक, भौगोलिक, आर्थिक, पारिवारिक गतिशीलता, गतिशीलता इसका प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण है साथियों। एक आती है 6 नंबर और याद कर लो, ज्यादा ज्यादा इतनी ज्यादा आप समझ जाएंगे, पूछी भी नहीं जाती है इतनी, आपको बस ध्यान में होना चाहिए चीजों को। छठी आप लिख दो कानून, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रचलन। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए साथियों इसमें संयुक्त परिवार के विघटन होने के कारण है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। संयुक्त परिवार के विघटन होने के कारण क्या है? संयुक्त परिवार का पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है कि संयुक्त परिवारों में क्या होता है कि पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है, परिवार के सदस्यों को आर्थिक पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत होने के कारण क्या है कि लोग है जो ग्रामीण क्षेत्रों से क्या है कि शहरों की तरफ, उद्योगों की तरफ जो अपना धंधा करने के लिए चले जाते हैं, यानी आर्थिक तंगी होने के कारण वो लोग है जो शहरों में जाकर के बस जाते हैं, एकल परिवार अपना बना लेते हैं। इसी कारण क्या है कि एक आर्थिक कारण इसका मुख्य कारण बन जाता है साथियों। दूसरा आता है शिक्षित होना। शिक्षित होना मतलब परिवार में क्या है कि लोग शिक्षित हो गए तो शिक्षित हो गए तो बहु बेटियां भी शिक्षित हो गई हैं, परिवार के सदस्य शिक्षित हो गए तो लोग क्या करते हैं, शिक्षित होने के कारण क्या है कि शिक्षित लड़की से शादी करना पसंद करते हैं आजकल। और जब शिक्षित लड़कियां से शादी करते हैं तो वो उस चीज से ज्यादा वेटेज नहीं देती हैं, वो इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देती हैं परिवारों के अंदर, वो इन चीजों को नहीं मानती हैं। तो वो क्या है कि इस चीज को कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं उसको धूप में जाना अच्छा नहीं लगता, परिवार में सबको साथ मिलकर के काम करना पड़ता है, वो इस प्रकार की मनोभावना उसमें विकसित हो जाती है। बच्चों आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मेरे साथियों आप इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो, किसी कारण वो क्या है कि अलग बनाकर अपना अलग घर बना लेते हैं और अपने अलग से ऐसो आराम से रहना, अकेले रहना पसंद करते हैं ज्यादा। तो वो भी इस चीज में यानी पढ़ी लिखी महिलाएं होने की वजह से जो संयुक्त परिवार है वो निरंतर टूटता हुआ जा रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है। दूसरा जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखना। जीवन में क्या है, उच्च महत्वाकांक्षाएं यानी तैयारी करने के लिए क्या है कि कोचिंग में चले जाना और या फिर ऊंचे ऊंचे सपने देखने के लिए विदेशों में चले जाना या कहीं चले जाना, मतलब धन कमाने के लिए चले जाना, यानी उच्च महत्वाकांक्षा रखते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे इसके लिए ये बनना है, तो लोग बाहर चले जाते हैं। तो परिवार क्या है कि बंट गए हैं, संयुक्त परिवार के आपस में टूट रहे हैं इस प्रकार, है ना। तो ये इसका मुख्य कारण है। शहरीकरण या औद्योगिकरण, तो क्या साथियों शहरीकरण, शहरों की वृद्धि हो रही है, एकल परिवार बढ़ा रहे हैं जा जाके, नगरीकरण मतलब हो रहा है, और औद्योगिक मतलब नए ज्यादा उद्योग धंधे खुल रहे हैं। तो जिसके परिवार क्या है कि गाँव के जो लोग हैं धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, धंधा करने के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं, उद्योगों में जा रहे हैं। तो क्या है कि एकल परिवार ज्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि संयुक्त परिवार, एकल परिवार शहरीकरण और नगरीकरण, औद्योगिकरण भी इसका वृद्धि का मुख्य कारण। एक है कानून व्याख्या। कानून रूप से क्या है कि कानून क्या होता है कि चीजों पे है जो रोक लगा दी, जैसे रोजगार है, मतलब बाल श्रम है, बाल विवाह है, इन चीजों पे इस प्रकार की रोक लगाने से क्या है कि इस चीजों में बाल विवाह नहीं हो पाता एक तो, दूसरी बात है दहेज प्रथा, यानी पैसे भी नहीं ले सकते ऐसे परिवारों में। तो क्या है कि लोग जो अलग रहना शुरू कर देते हैं, यानी कानूनन रूप से इस चीज का भी है जो खंडन किया गया है। तो कानून भी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है, तो भी उसका कारण है। और भौगोलिक और आर्थिक परिवेश और गतिशीलता, तो ये आप जानते हैं कि भौगोलिक कारण क्या है, वहां का परिवेश पसंद नहीं आता है किसी को, तो इस प्रकार की भावनाएं हैं जो हो जाती हैं। तो साथियों ये थी इसके विघटन होने के कारण। और अब अपन पढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। तो साथियों अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा बच्चा है जो संयुक्त परिवार है वो पूरा हो गया है साथियों।
तो संयुक्त परिवार में हमने पढ़ा कि संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या होती है, संयुक्त परिवार की कथन किस किस ने क्या कहे और संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है, संयुक्त परिवार के स्वरूप कितने, जो 6 के 6 स्वरूप हम पढ़ चुके हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और संयुक्त परिवार के विघटन होने के कारण क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं साथियों हमारा जो 3 नंबर का लास्ट है संख्या के आधार पे परिवार में, उसमें 3 नंबर का पढ़ रहे हैं, उसमें आता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार या आप उसको बोल सकते हैं विस्तारित परिवार, विस्तारित परिवार, विस्तारित परिवार, विस्तारित परिवार। अब विस्तृत परिवार क्या होता है इस बात का हमें पता होना चाहिए। विस्तृत परिवार क्या होता है साथियों, इसमें दो या दो से अधिक एकल परिवार जुड़े होते हैं, एकल परिवार मिले होते हैं, परिवार शामिल होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 2 या 2 से अधिक एकल परिवार शामिल होते हैं। इसका साथियों मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से, ये मान लो एक बड़ा घर है जिसमें मान लो ये कमरे हैं इस प्रकार से, ये एक रूम है और यहाँ पे एक रसोई हो गई, यहाँ पे एक रसोई होती है, यहाँ पे बैठक होती है और यहाँ पे जो बरामदा है जो बना के रख दिया जाता है, ये बाहर कुछ होता है, इस प्रकार होता है। तो ये एक रूम ये हो गया, ठीक है साथियों, और एक रूम ये हो गया। तो इसमें एक फैमिली रहती है, यानी एक फैमिली इसमें रहती है, एक फैमिली इसमें रहती है, यानी एक फैमिली का मतलब समझ गए। यहाँ पे एकल परिवार रह रहा है, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पे रह रही है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक पति और पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, यानी एकल परिवार एक रूम में रह रहा है, दूसरा एकल परिवार है जो इसमें रह रहा है, ठीक है। 2 एकल परिवार मिल गए, इसकी खाना भी अलग बन रहा है, इसका खाना भी अलग बन रहा है, ये उसकी क्या हो गई, रसोई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन रहता है, दादा और दादी रहती है, ये दादाजी का और ये दादी का, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। अब इस परिवार का जो मुखिया होता है ना वो दादा होता है, यानी ये लोग रोटियां हैं जो, यानी खाना है वो अलग अलग बनाते हैं, है ना, और अलग अलग खाना बनाते हैं ये लोग, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब खाना अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन जो पैसे का लेना देने का जो हिसाब है, जो मतलब बारीक रूप से चलता है, वो एक ही होता है। वो कौन करता है, दादाजी करते हैं, ठीक है। यानी ये भी आधा हिस्सा दादा को देते हैं, ये भी आधा हिस्सा दादा को देते हैं, जमीन से भी इस प्रकार का बंटवारा हो जाता है। तो ऐसे परिवारों में क्या होता है कि कौन सा परिवार देखने को मिलता है, उसको कहते हैं विस्तृत परिवार, यानी बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। पुरानी जो आप देखोगे गाँव में जो पुरानी हवेलियां बनी हुई है बड़े बड़े, है ना, उसमें क्या उसके जो पूर्वज हैं वो तो चले गए, अब वहां पे क्या उसकी संतानें रह रही हैं, तो वो एक साथ रहते हैं। ऐसे आपको ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी परिवार है जो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, विस्तृत परिवार। और विस्तृत परिवारों के साथ मुखिया होता है ना, मुखिया कौन होता है, दादा होता है, और मुखिया की क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें सम्मान करते हैं, मुखिया का सम्मान इज्जत देते हैं, ठीक है। इसे एक विस्तृत परिवार आप समझ गए होंगे। अब साथियों हम हैं जो संख्या के आधार पे हैं, जो तीनों प्रकार हैं जो वर्गीकरण पढ़े थे परिवार के वो पढ़ गए। एकल परिवार भी हमने पढ़ा है, और हमने एकल परिवार के साथ साथ और क्या पढ़ा है, संयुक्त परिवार भी हमने पढ़ा है, और हमने जो विस्तृत परिवार है वो भी हमने पढ़ चुके हैं। अब साथियों मैं आपको लेकर के चलता हूं परिवार के वर्गीकरण के अब हम पढ़ेंगे 5 तो पढ़ लिए, अब छठा वर्गीकरण है वो पढ़ने वाला हूं। छठा वर्गीकरण है उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण है, परिवार का वर्गीकरण उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण साथियों 2 तरीके से होता है, 2 तरीकों का दो प्रकार का होता है साथियों। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है। और 2 कौन कौन से होते हैं, पहला मैं लिख रहा हूं पितृ मार्गी, या जिसको बोल सकते हो आप पितृरेखीय परिवार, ठीक है साथियों। और दूसरा होता है मातृ मार्गी, या आप बोल सकते हो मातृरेखीय परिवार। अब ये क्या होता है, इस परिवार को मैं बताता हूं। यानी उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। तो पितृमार्ग या पितृरेखीय परिवार क्या होते हैं, तो ऐसे परिवार जिसमें मतलब क्या होता है, ऐसे परिवार जिसमें पिता की संपत्ति, किसकी, पिता की संपत्ति किसको देती है, किसको दी जाती है, पुत्र को प्राप्त होती है। पिता की संपत्ति किसको प्राप्त होती है,
पितृमार्गीय परिवार में पुत्र को प्राप्त होती है, पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है, ऐसे परिवार क्या होते हैं? पितृमार्गीय पितृरेखीय परिवार कहलाते हैं। और साथियों दूसरा और आता है जिसमें ये मात्र मार्गीय मात्र रेखीय परिवार। तो ऐसे परिवार जिसमें माता की संपत्ति किसको दी जाती है? पुत्री को दी जाती है। किसको दी जाती है? पुत्री को दी जाती है। तो ऐसे परिवार क्या होते हैं? मात्र मार्गीय मात्र रेखीय परिवार कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। अब साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। परिवार का वर्गीकरण पढ़ लिया, ये अब परिवार का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, 7वां वर्गीकरण पढ़ रहे हैं साथियों। फिर कह रहा हूं गौर फरमा लो साथियों, ध्यान से समझ लो और ध्यान से पढ़ लो और अच्छी तरीके से इसको याद कर लो। तो अब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे नामकरण के आधार पे, नामकरण के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। नामकरण के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। साथियों क्या पढ़ रहे हैं? नामकरण के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। तो नामकरण के आधार पे परिवार कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पितृनामी परिवार होता है, और एक साथी होता है मातृनामी परिवार। आप समझ गए होंगे कि पितृनामी परिवार और मातृनामी परिवार क्या होते हैं। देखो साथियों, पितृनामी परिवार क्या होते हैं? पितृनामी परिवार वे होते हैं जिसमें पिता के वंश के आधार पे पुत्र का नामकरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पितृनामी परिवार कहते हैं। और साथियों आता है दूसरा, यानी अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख लो, याद रहेगी आपको। यानी पिता के वंश के आधार पर पुत्र का नामकरण वंश के आधार पे भी यही है, वंश के आधार पे भी हमने यही पढ़ा था साथियों। ठीक है, मातृनामी परिवार जैसे माता के वंश के आधार पर पुत्री का नामकरण किया जाता है, यानी आने वाले जो का है उसका नामकरण किया जाता है, यानी संतान का मान लो, इसमें संतान होती है, संतान पुत्री नहीं होती है, यहाँ पे संतान का होगा, पुत्र क्या जरूरी थोड़ी है, पुत्री भी हो सकती है। तो साथियों यहाँ पे संतान कर लो, यानी बच्चे कर लो आप। बच्चे का नामकरण किसके आधार पे? पिता के वंश के आधार पे, यानी पिता के परिप्रेक्ष्य में किसका नामकरण किया जाता है? बच्चे का। पितृनामी परिवार में, मातृनामी परिवार में माता के वंश पे है जो संतान उत्पन्न होती है उसका है जो वर्गीकरण है, जो नामकरण है जो किया जाता है। तो ये साथियों परिवार हो गए, 7 वर्गीकरण पढ़ चुके। अब परिवार के अन्य वर्गीकरण पढ़ते हैं, और बहुत ही जल्दी हमारा ये परिवार का जो टॉपिक है वो खत्म होने की कगार पे है, और बहुत ही आसान टॉपिक था साथियों। आप भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 को जरूर देख लीजिएगा, 2 और भी आसान लगेगा आपको। अब साथियों बता देता हूं अन्य वर्गीकरण परिवार के, यानी अन्य क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं परिवार के। अन्य क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ रहे हैं साथियों जिसमें समरक्त परिवार। अब साथियों समरक्त परिवार क्या होता है? अब आपको नाम से पता चल रहा है साथियों, समरक्त परिवार क्या होता है? ऐसे परिवार जो आपस में रक्त संबंधी सूत्र से है जो बंधे रहते हैं, यानी ऐसे परिवार जो आपस में रक्त संबंधी सूत्र से बंधे रहते हैं, ऐसे परिवार जिसमें रक्त संबंधी सदस्य रहते हो, विवाहित पुरुष सदस्य कोई नहीं रहता हो। साथियों बड़ा ना आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार ऐसे भी परिवार होते हैं भाई साहब। कई बार क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है कि हर देश में प्रधानमंत्री राज्य और हर देश में राष्ट्रपति, तो कई जगह राष्ट्रपति होता है, कई जगह प्रधानमंत्री राज्य भी होता है। तो उसी प्रकार का मामला है, ये जरा सेट कर लेना अपने दिमाग में कि ऐसे परिवार जिसमें रक्त संबंधी सदस्य रहते हैं, रक्त संबंधी सदस्य ज्यादा रहते हैं, यानी उसके अविवाहित बच्चे ज्यादा रहते हैं, अविवाहित लुगाइयां होती है, वहां पे सब कुछ अविवाहित होता है साथियों। कैसे होता है वो मैं आपको बताना कि हमने पहले हम पढ़ा था कि एक मातृवंशीय परिवार पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि मालाबार
तट के केरल में एक जनजाति आती है साथियों, नायर जनजाति। नायर जनजाति में क्या होता है कि साथियों वहां पे विवाह पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था ये, है ना। तो उस प्रकार के विवाह में नायर जनजाति है साथियों, ये जनजाति कहाँ की है, केरल की जनजाति है। इस नायर जनजाति में क्या होता है कि विवाह तो होता है, लेकिन पत्नी क्या होती है, अपनी पीहर में रहती है। पत्नी अपने पीहर में, पीहर में रहती है। और पत्नी के मतलब पति के घर कभी नहीं आती है। पति है वही किसके घर पे जाता है, पति किसके घर पे जाता है, पत्नी के घर जाता है। कभी कभी जाता है साथियों, वहां पे रहता नहीं है, ध्यान रखना। रात के समय जाता है, मैंने ये भी आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया था। और वो कभी कभी जाता है, वो अपने घर पे रहता है, और उसी प्रकार ये घर पे रहते हैं, उसी प्रकार उसके बच्चे होते हैं, वो भी यही परंपरा में चले रहते हैं। यानी जो शादी तो कर लेते हैं, न तो वो पति के घर जाते हैं, और नहीं पत्नी पति के घर जाती है, नहीं पति पत्नी के घर जाता है। यानी जाता है तो रात को जाते हैं, बस वाईफाई एड या जो हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए। आप समझ गए होंगे साथियों, है ना। आप इस चीज से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। समरक्त परिवार क्या हैं, ऐसे परिवार जिसमें रक्त संबंधी सदस्य रहते हो, विवाहित सदस्य कोई नहीं रहता हो। मालाबार केरल तट है, मालाबार तट के पास केरल है, मतलब केरल भारत का एक राज्य है जहाँ जिसमें 2 जिले हैं, ये भी आपको बता देता हूँ, जनरल नॉलेज है साथियों। नायर जनजाति जहाँ पे रहती है, और नायर जनजाति में क्या होता है कि पति है, पत्नी है, वो अपने पीहर में रहती है, पति के घर पे नहीं जाती है, नहीं पति है उसके पास आता है और अपने जो संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है साथियों, उससे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे हैं जो वो भी अपने उससे में रहते हैं, वो भी इस प्रकार की प्रक्रिया से चलते रहते हैं। वो कौन सा परिवार होता है, समरक्त परिवार होता है। समरक्त परिवार कौन सी जनजाति में पाया जाता है, तो नायर जनजाति में पाया जाता है, जो कि कहाँ की है, केरल की जनजाति है साथियों। आप इस चीज से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए हो। अब मैं 2 परिवारों की ओर चर्चा करने जा रहा हूँ, अन्य परिवार पढ़ रहे हैं। एक तो साथियों होता है ग्रामीण परिवार। अब ये भी हम लगे हाथ पढ़ ही लें, ग्रामीण परिवार छोड़ेंगे कुछ नहीं साथियों, पूरा का पूरा सिलेबस पर्यावरण पार्ट का मैं आपको करवाने वाला हूँ। ग्रामीण परिवार, और एक आता है साथियों शहरी परिवार। अब साथियों ध्यान से सुनो, ग्रामीण परिवार क्या होते हैं, ऐसे परिवार जो गांव में रहते हो, और जो गांव में जो परिवार रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आपको पता है, संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार जो ग्रामीण परिवेश में रहते हो, ग्रामीण परिवेश में घर बना करके रहते हो, ऐसे परिवार को ग्रामीण परिवार कहते हैं। ये कृषि आधारित परिवार होते हैं साथियों, कृषि आधारित परिवार होते हैं, और ये आपस में सभी मिलजुल के एक संयुक्त परिवार होता है साथियों। इसकी विशेषता है कि इसके अंदर आपको पता है कि एक तो इसमें सहभागिता की भावना ज्यादा पाई जाती है, धर्म परंपरा रूढ़िवादी धर्मता जो देखने को ज्यादा मिलती है, प्रधानता ज्यादा मिलती है, और साथियों उसमें सामाजिक निरुपणता, सामाजिक अनुशासन, इस प्रकार की भावना, सहयोग की भावना, इस प्रकार की इसकी मुख्य विशेषता है जो ग्रामीण परिवार के देखने को मिलती है। और शहरी परिवार है साथियों, ये एकल परिवार आता है, ये छोटे परिवार होते हैं, लघु आकार के परिवार होते हैं। इसमें एकांकीपन की भावना ज्यादा देखने को मिलती है, एक दूसरे को जानना ज्यादा, एक दूसरे लोगों से जानना पसंद नहीं करते हैं, इसको पारिवारिक रिश्तों से कोई लगाव लेना देना नहीं होता है, ऐसे परिवार होते हैं शहरी परिवार। ये उसकी आप जान सकते हो कि शहरों में जो परिवार रहते हैं, है ना, वो एकल परिवार होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, शहरी परिवार कहते हैं। तो साथियों आज हम पढ़ चुके हैं, देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो वो हम थोड़ा सा लाइन में लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखो साथियों आज हमने ये पढ़ा कि परिवार का वर्गीकरण किया था, और परिवार के वर्गीकरण के अंदर संख्या के और आकार के आधार पे हमने पढ़ा कि परिवार का वर्गीकरण हमने किया था संख्या और आकार के आधार पे, जो किया था 3 प्रकार से, एकल परिवार और संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा उत्तराधिकारी के आधार पे परिवार का वर्गीकरण, जिसमें हमने 2 वर्गीकरण पढ़े थे, यानी पितृमार्गी परिवार और पितृरेखीय परिवार, पितृमार्गी और मातृरेखीय परिवार, पितृमार्गी और यानी पितृमार्गी या पितृरेखीय परिवार बोल सकते हो, या फिर दूसरा हमने पढ़ा था मातृमार्गी या मातृरेखीय परिवार, और तीसरा पढ़ा हमने नामकरण के आधार पे परिवार का वर्गीकरण। तो नामकरण के आधार पे 2 प्रकार पढ़े थे, पितृनामी परिवार और दूसरा मातृनामी परिवार। और फिर हमने पढ़े थे अन्य परिवारों के वर्गीकरण में पढ़ा था सरक्त परिवार, वो परिवार जिसमें क्या होता है, आप जानते हैं नायर जनजाति के लोग क्या होते हैं, शादी तो करते हैं लेकिन न तो पति के घर पत्नी जाती है, पति जरूर रात के समय उसके घर पे जाता है ना, रात के समय जाता है, दिन में नहीं जाता, ध्यान रखना साथियों। और दूसरी बात
हमने ये पढ़ा शहरी परिवार क्या होते हैं, ग्रामीण परिवार क्या होते हैं, क्या उसकी विशेषता होती हैं, और इन तमाम परिवारों के बारे में जानते हैं। अब साथियों, आज की जो क्लास थी, आज तक का जो हमने पढ़ा वो बहुत ही अच्छी तरीके से, आप उसको पीछे की क्लासों में देखना क्या क्या पढ़ा। परिवार का थोड़ा सा मैं रिवीजन वापस लगा लेता हूँ ताकि आपका रिवीजन लग जाए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सर्वप्रथम परिवार के बारे में पढ़ा कि परिवार क्या होता है। परिवार एक सामाजिक बुराई परिवार एक सामाजिक और परिवार एक समाज की एक सामाजिक आधारभूत इकाई होती है। परिवार क्या होता है? परिवार समाज की आधारभूत इकाई होती है ना। और परिवार होता है वो समस्त मानवीय मूल्यों की एक ऐसी संस्था होती है, एक सामाजिक संस्थान होती है, जो सामाजिक संस्थानों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें परिवार है जो मतलब यौन संबंधी, स्थायी यौन संबंधी, विवाह संबंधी बंधनों में बंधने की वैधता प्रदान करता है। ठीक है। और परिवार होता है जिसमें व्यक्ति की उपेक्षित या व्यक्ति की हैसियत को निर्धारित किया जा सकता है। परिवार में बच्चों को प्रवेश अच्छा मिलता है, जिसमें वो क्या होते हैं, पहला प्रवेश बच्चों का परिवार होता है साथियों, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जिसमें बच्चे किसी चीज का बच्चे अर्थ को समझना, बच्चे हैं जो परिवार से पहले बहुत सीखते हैं कि लड़का लड़की की इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उससे क्या किस प्रकार से व्यवहार करने चाहिए, आचार संहिताओं के बारे में सीखते हैं। परिवार की सांस्कृतिक क्या होती है, समाज के क्या नियम होते हैं, वो परिवार से सीखते हैं। तो हमारे भारत में क्या है, सब परिवार है वो एक सामाजिक आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि परिवार क्या अर्थ क्या होता है। तो परिवार का अर्थ हमने अर्थ के संदर्भ में जाना कि परिवार एक पुल्लिंग शब्द होता है। परिवार हिंदी का शब्द है और ये अंग्रेजी के फैमिली शब्द से उत्पत्ति हुई है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फेमुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ फेमुला शब्द का होता है नौकर और माता पिता, और जिसमें बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, ये शब्द मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? परिवार। परिवार का निर्माण कौन करते हैं? नौकर, माता पिता और बच्चे, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक परिवार का निर्माण करते हैं। और फेमुलस शब्द है जिसको, जो कि किसका है? लैटिन भाषा का। फैमिली शब्द अंग्रेजी भाषा का है। परिवार शब्द हिंदी भाषा का है, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। अब साथियों, हम इसके बाद पढ़े थे कि आपसी संबंध पढ़े थे कि आपसी संबंधों के आधार पर परिवार को बांटा था हमने दो भागों में। ठीक है, यानी एक तो होता है वैवाहिक संबंध, एक होते हैं रक्त संबंधी संबंध। आपसी वैवाहिक संबंध कैसे होते हैं कि वे संबंध जिसमें एक विवाह रस्म से पूरी की जाती है, जिसमें वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं। एक रस्म होती है जिसमें पति और पत्नी का, पुरुष और महिला आपस में विवाह बंधन में बनते हैं, जो पति पत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो एक स्थायी यौन संबंध बनाते हैं, जिससे उसको संतान होती है, जो कि आपस में क्या एक रक्त संबंधी सूत्र से बंधी रहती है। ये हमने पढ़ा। इसके बाद साथियों हमने ये पढ़ा कि परिवार के चिन्ह क्या होते हैं। तो परिवार का चिन्ह भी आपको मैंने बताया था। एक परिवार का चिन्ह क्या होता है साथियों? पुरुष को तो ये चिन्ह इंडिकेट करता है, विवाह को ये करता है, और महिला को ये वृत्त करता है। और साथियों इसके बीच में क्या होता है? यौन संबंध होते हैं, स्थायी यौन संबंध होते हैं, निश्चित यौन संबंध होते हैं। तो क्या पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तो पुत्र इस चीज को इंडिकेट करता है, और ये आपस में किस चीज से? एक रक्त संबंधी सूत्र से बंधे रहते हैं। ये आपस में रक्त संबंधी सूत्र से बंधे होते हैं। ये दो आपस में ये एक माता और पुत्र का संबंध है, एक पिता और पुत्री का संबंध है। और साथियों इस प्रकार का संबंध पिता पिता का हो सकता है, और भ्रातृत्व का संबंध भी हो सकता है। तो ये भी हमने ये जो चिन्ह भी पढ़ा था। इसके बाद हमने परिवार की क्या पढ़ी थी? विशेषता पढ़ी थी कि परिवार की क्या क्या विशेषता होती हैं। परिवार की तमाम विशेषताएं हमने जानी थी कि परिवार का एक निश्चित आकार होता है, परिवार एक का स्थायी निवास होता है, परिवार में आपसी संबंध पाए जाते हैं, परिवार में एक विवाह संबंधी यौन स्थायी संबंध पाए जाते हैं। परिवार भावनात्मक संबंध से बना होता है, इसमें अनौपचारिक संबंध होते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करता है, इन्हें उत्तरदायित्व सदस्यों के सभी सदस्यों को उत्तरदायित्व होता है, और सर्व परिवार होता है वो सार्वभौमिक होता है। ये उसकी विशेषताएं पढ़ी थी तमाम। और इसके बाद साथियों एक परिभाषा भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी बर्गेश लॉस की परिभाषा पढ़ी थी कि परिवार एक क्या है? सामाजिक समूह होता है, और दूसरी परिवार एक व्यक्तियों का समूह होता है, ये बताया था लॉस ने। फिर इसके बाद ये पढ़ा था कि लूसी मेयर की परिभाषा पढ़ी थी। लूसी मेयर ने ये कहा था कि परिवार होता है वो क्या होता है? परिवार क्या होता है? परिवार एक ग्रस्त समूह होता है, जिसमें बच्चे बच्चे पत्नी पत्नी शामिल होते हैं। फिर एक हमने तीसरी एक सोशलिस्ट की परिभाषा पढ़ी थी, जो था मैकाइवर। उसने ये कहा था कि परिवार है जो स्थायी व निश्चित यौन संबंध का पारिभाषिक एक समूह होता है, जिसमें प्रजनन की और लालन पालन करने की बच्चों की एक ऐसी संस्थान होती है, एक ऐसा समूह होता है।
फिर हमने पढ़ा था इलियल और मेरिल की परिभाषा, जिन्होंने ये कहा था कि परिवार एक जैविक समूह होता है, जैविक सामाजिक इकाई होती है। और फिर एक हमने ये पढ़ा था जॉन पीटर या मुर्डोक के अनुसार ये पढ़ा था कि परिवार होता है वो एक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक आपस में रक्त संबंधी समूह में बंधा होता है, सामाजिक समूह, सॉरी, एक सामाजिक समूह होता है जो कि एक रक्त संबंधी समूह बंधा रहता है। व्यक्तियों का समूह है ना, वो साथियों ब्रगेस ने कहा था, और सामाजिक समूह है वो कहा था परिवार को जॉर्ज पीटर ने कहा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था मजमूदार की, जिसने ये कहा कि परिवार है जो आपस में एक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि क्या है कि एक रक्त संबंधी सूत्र में बंधा रहता है। तो हमने ये तमाम परिभाषाएं हैं जो पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने परिवार का वर्गीकरण किया था, पहले किया था सत्ता के आधार पे, कि सत्ता के आधार पे परिवार का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है ना, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक के बारे में पढ़ा था। फिर वंश के आधार पे पढ़ा था वर्गीकरण। इसके बाद हमने निवास के स्थान पर विवाह के आधार पे दो प्रकार के, एकल विवाह, बहुविवाह को बांटा था, जिसमें बहुत सारी पत्नियां भी किसी को होती है, किसी के बहुत सारे पति भी होते हैं, किसी के एक पति वो नहीं होते। इस प्रकार हमने पढ़ा था। और इसके बाद साथियों तमाम क्लास की मैं एक बार रिविजन आप लोगों के बीच में लगा सका हूं, आप पूरी वीडियो को देखिए। तो साथियों आज जो समय है वो हमें इजाजत दे रहा है जाने के लिए। आपके दोस्त को, आपके सखा, आपका मित्र में कुमार कृष्ण अब आपसे लेता हूं विदा। और साथियों बने रहिए हमेशा आपके चैनल जीके कुमार कृष्ण के साथ और देखते रहिए। आपको पूरा का पूरा रीड का सिलेबस में करवाने वाला हूं साथियों। साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आप बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आपको कितना अच्छा समझ में आता है, कितना आपको कैसे पढ़ाना, मेरी प्रभाव से शिक्षण शैली आपको कैसी लग रही है। आप मुझे जरूर बताना, आप मुझे इस चीज से अवगत करवाना साथियों। तो साथियों आज दीजिए आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा कुमार कृष्ण को इजाजत। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय संविधान।